क्लास 11th वर्क एनर्जी एंड पावर लेसन चल रहा है हमारा। वर्क फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और उनका वर्क डन। आज हम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखिए बच्चों, एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की कैपेसिटी के, काम कितनी देर तक होगा, है ना। यहाँ से लिख लेते हैं, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो कैपेसिटी है कि कितनी देर तक वर्क होगा या कितने टाइम तक वर्क होगा, उसको हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट वर्क डन जैसी ही होती है। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज जूल, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको। तो वर्क डन एनर्जी की यूनिट सेम होती है, जूल, मतलब इनमें रिलेशन भी होगा बच्चों, बिल्कुल बहुत गहरा रिलेशन है। वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव वर्क डन होता है वो एनर्जी बन जाता है, और जब आप नेगेटिव वर्क डन करते हैं तो एनर्जी ले ली जाती है। सिंपल सी बात है। अभी आगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझा देंगे। तो एनर्जी का समझ में आया? एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकोगे। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क डन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा यूनिट जूल है एज द वर्क डन। जैसे कि वर्क डन की एनर्जी जूल होती है, वैसे ही एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। क्लियर है? क्या क्या काम कर सकते हैं एनर्जी? जैसे बच्चों आपको पता होगा कि अगर कोई बुलेट है ना, बुलेट मतलब गोली, वो चलती है। अगर किसी राइफल के अंदर है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब वो चलती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है ना। या कोई क्रिकेट बॉल है, अभी स्टेशनरी है, यहाँ रखी हुई है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है ना, सिर्फ रखी है। अगर इसको हम किक करते हैं तो ये आगे जाके किसी भी जगह को हिट कर सकती है, या कोई यूज़फुल या अनयूज़फुल बट काम कर सकती है, कोई ना कोई वर्क डन कर सकती है। इसका मतलब जब हम इसको एनर्जी देते हैं, है ना, ये हिट करते हैं तो ये कुछ काम करती है ना। जो ये काम करती है, क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई है, तो इसने कुछ ना कुछ क्या किया है? वर्क डन किया है। हमने इस पर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो काम किया वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये रुकती है तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, गेम आता है बच्चों, हमने देखा होगा ऐसा, कैरम जैसा गेम होता है, इसमें बॉल्स रहती हैं जिसको स्टिक से यूं मार के यहाँ पर गोल्स में डाला जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है? अगर सपोज एक बॉल यहाँ है, तो अगर हम इस स्टिक से अगर इस बॉल को, है ना, हिट करते हैं तो हम इस पर वर्क डन कर रहे हैं। तो वो वर्क डन क्या होगा? जब इससे टकराता है, जब ये बॉल यहाँ जाकर टकराती है, तो वो अपना जो वर्क डन है या जो वर्क डन से उसको एनर्जी मिली है वो इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे ये बॉल आगे चलती है। कुल मिला के वर्क डन एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप वर्क डन करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी में चेंज होता है, और एनर्जी है तो वो कहीं ना कहीं वर्क डन में चेंज होती, तो ही सिस्टम चलता है। एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। सिंपली एनर्जी क्या है? कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी है? डूइंग वर्क डन, काम करने की। ऐसा यूनिट जूल है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप है बच्चों, आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी से हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टाइडल, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे टाइप होते हैं एनर्जी के। हमको बाकी सब यहाँ डिस्कस नहीं करना है, हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ना, और इसी के पार्ट्स को हम लोग इस लेसन में डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ दी एनर्जी, एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी होती है possesses by a body virtue of its motion, position,
एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से होती है? किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से, या उसकी कोई स्पेशल पोजीशन की वजह से, या उसके किसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। उसकी मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। मेनली हम इसके दो टाइप पढ़ते हैं, एक होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब मोशन वाली एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, कोई मोशन करने वाली, कोई चलती हुई जो गाड़ी है, कोई कार चल रही है, बस चल रही है, कोई बॉल चल रही है, कोई भी चीज़ जो चल रही है ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो चल रहा है, वो उसके पास जो एनर्जी है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, जो एनर्जी किसकी वजह से आई है? किसी मोशन की। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत बार देख चुके होंगे आप। आपको अगर किसी रूम को के अंदर कोई, सपोज कोई गेट लगा है अंदर से, है ना, आपको उसको खोलना है, और अगर अंदर से लॉक्ड है, या तो आपको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हैं? पहले थोड़ा सा पुश करते हैं, लेकिन वो शायद नहीं खुलेगा। लेकिन जब आप उसको दौड़कर उसमें टकराएं, या कोई दौड़ती हुई चीज़ को, या बड़े से किसी ऑब्जेक्ट को उससे टकराएंगे, तो शायद उसकी जो एनर्जी होगी उससे वो चीज़ खुल जाए, है ना। या बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आपने कोई बॉल ली है, अगर वो बॉल चलते हुए किसी व्यक्ति से टकराए, तो या तो उसको गिरा सकती है ना, या उसको कुछ हर्ट कर सकती है ना। उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, तभी तो वो ऐसा काम कर रहा है ना। जब आपका एक्सीडेंट हो, या कोई गाड़ी से तेज़ गिर जाते हैं, तो क्या होता है? तब भी आपको लगती, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, किसकी वजह से? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, तो वो कुछ ना कुछ काम कर सकता है। कभी कभी यूज़फुल होता है, कभी कभी यूज़लेस भी हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें यूज़फुल नहीं है, अनयूज़फुल है। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करें। तो अब पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों। यूनिट तो सिंपली एनर्जी है, तो यूनिट जूल ही होना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बनाकर डिराइव कर लेते हैं बच्चों। फॉर्मूला का हम डेरिवेशन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सो क्लास, सपोज हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों, ये स्कूल लेवल एग्जाम में आता है। लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग, या मूविंग मत कीजिए, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये लिख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना, ऑन अप्लाइंग फोर्स F, अगर आप उस पर F फोर्स लगाते हैं, एंड बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी v, और अगर उसके अंदर v वेलोसिटी आ जाए, तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, हम निकालेंगे वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स, हमने जो भी फोर्स लगाया उसने कितना काम किया? W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, यही पढ़ा हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना होता है बच्चों? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एम ए, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है ना। लेसन 5 में फोर्स वाले में हमने पढ़ा था,
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, है ना। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो गया, W इज इक्वल टू F इंटू एस। चलिए अब हम एक और फॉर्मूलाज पढ़ते हैं बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, बाय थर्ड लॉ ऑफ या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने थर्ड इक्वेशन पढ़ रखी है मोशन की, जो क्या थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। पढ़ रखा है हम लोगों ने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, मुझे वर्क डन निकालना, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये नहीं बताया मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। हमने सिर्फ ये बोला कि मैंने F ऑब्जेक्ट मतलब F फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास m था, तो उसके अंदर वेलोसिटी v आ गई। तो हमको इन चीज़ों से अब वर्क डन निकालना है, या इन चीज़ों से हमको उसका एनर्जी निकालना है, कैसे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो A इंटू एस है, ये जो A इंटू एस है, मैं चाह रहा हूँ A और S की वैल्यू मिल जाए मुझे, है ना। ना ही मुझे एक्सीलरेशन पता है, ना ही हमको क्या पता है, ये पता है। अगर इन दोनों की जगह कुछ और वैल्यू रख दूँ तो मेरा काम हो सकता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में हमने क्या माना था कि कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, हमको इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी यहाँ पर, है ना। एक और चीज़ ले सकते थे यहाँ पर, लेट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन रेस्ट, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, विच इज इन रेस्ट एंड ऑफ मास m। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमने उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना है, जीरो माना है, क्योंकि वो रेस्ट में था। तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो है तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, हटा दूंगा। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों, 2AS। ये 2 मल्टीप्लाई से अगर मैं भेजूँ तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचेगा, A और S, जिसकी वैल्यू मैं चाह रहा था कि मुझे A और S की वैल्यू मिल जाए, तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लूँ, ठीक है। तो W बराबर M, AS की जगह मैं क्या रखूँगा, वी स्क्वायर अपॉन 2, तो हमने यहाँ रखा वी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कितना काम करना पड़ा, जितना भी वर्क डन इस फोर्स ने किया वो मैंने निकाल लिया, mv स्क्वायर अपॉन 2। कैसे निकाल लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मास दिया है क्वेश्चन में मास। देखिए उसने बोला m मास का है और उसके अंदर कितनी वेलोसिटी आ रही है, v वेलोसिटी आ रही है, तो हमको दोनों चीज़ें पता चल गई, m और v। तो इस क्वेश्चन से हम ये वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को जितना वर्क डन आप उसके ऊपर कर रहे हो, वो वर्क डन जो ये है ना, ये काइनेटिक एनर्जी बन जाता है ऑब्जेक्ट की। ये वर्क डन किस में चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। यानी इस वर्क डन को मैं क्या कह सकता हूँ, इस वर्क डन को हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, दिस वर्क डन, ये जो काम आपने करा है F फोर्स के द्वारा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, ये वर्क डन स्टोर हो जाता है किसमें, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन जो आपने किया है, ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बन जाता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी की का एक फॉर्मूला मिल गया जो बहुत ही काम आएगा, 1/2। ये 2 लिखा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 mv स्क्वायर। ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है। और भी तरीके हैं निकालने के, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो डेरिवेशन, बाकी ये इजी है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, m और v, मास पर डिपेंड कर रही है और उस बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। लेकिन मास पर कम कर रही है, वेलोसिटी पर ज़्यादा कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए बॉडी मास से ज़्यादा डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी के स्क्वायर पर। क्लियर है इतना। एक छोटा सा एग्जांपल करवा दूं, वैसे तो एग्जांपल आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। सो क्लास, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, मास दिया है 4 kg मास का ऑब्जेक्ट है, मूविंग विथ वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर
पर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m कितना दिया है? मास दिया है आपका 4, मास दिया है 4, वेलोसिटी दी है 10 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से हमने कट किया इसको 2 बार, तो 2 × 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 × 2 कितना हो जाएगा? 200 जूल की काइनेटिक एनर्जी उसके पास में है। ठीक है क्लास, सिंपल से क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लोगे, कोई खास इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लास सिंपल से क्वेश्चन थे ये। एक टाइप के क्वेश्चन ये भी इसमें आ जाते हैं कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें या मास को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², अगर हम मास को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये है काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब मैं लिख रहा हूँ Ke1 मतलब जब मैंने मास को डबल कर दिया, क्या कर दिया? मास को डबल कर दिया, तो m की जगह मैंने लिखा अब 2m। ठीक है, इस 2 को इससे 2 से कट मत करना बच्चों, इसलिए क्योंकि मुझे इसका काम है। इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया, इस 2 को हटा दिया यहाँ से, तो ये फिर भी वही बचेगा 1/2 mv², जो कि क्या है? ये वाली काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या है समझो, Ke1 = 2 × Ke। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चों, ये पहली वाली Ke है, काइनेटिक एनर्जी है। कब? जब m मास की बॉडी v वेलोसिटी से चल रही थी। मैंने मास को कर दिया डबल, मास को लिख दिया 2m, क्या कर दिया? यानी 10 किलो के ऑब्जेक्ट को 20 किलो बना दिया। पहले हम 10 किलो के किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे थे, अब हम 20 किलो के ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? उससे डबल काइनेटिक एनर्जी होगी। पुराने की काइनेटिक एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो नई एनर्जी बनेगी। मतलब मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सिंपल है। लेकिन अगर ऐसा ही मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी को 2v कर दूं, अभी v था ना, अभी v वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी को 2v कर दिया जाए, इसको नाम दे दो Ke2, क्या नाम दे दो? Ke2, तो 1/2 m 2v का स्क्वायर। मैंने वेलोसिटी को v की बजाय 2v कर दिया, तो अब कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 1/2 × m। यहाँ देखिए 2v दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 2 का भी स्क्वायर है और v का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v²। 4 को मैंने बाहर लिया, काटने की गलती फिर मत करना, 4 को बाहर लिया, इस 4 को हटा दिया, ऐसे बाहर ले लिया, तो 1/2 m v² बचेगा, 1/2 m v² बचेगा। ये होती है काइनेटिक एनर्जी जो मैंने ऊपर लिखी थी। तो Ke2 मतलब वेलोसिटी को डबल करने पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो 4 टाइम हो जाती है पुरानी काइनेटिक एनर्जी के। मतलब अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो ये कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 टाइम, क्योंकि क्या है यहाँ पर स्क्वायर लगाए ना। अगर 3 टाइम करता मैं यहाँ, अगर 2v की जगह 3v रख देता तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ जाती है? 9 टाइम्स बढ़ जाती है। अगर यहाँ 4 गुना बढ़ा दो तो 4 4 जा 16 टाइम बढ़ जाती है। तो इससे क्या समझ आया कि वेलोसिटी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। जब इसको हमने डबल किया तो ये भी डबल हुआ, लेकिन जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 हो गई। इसलिए अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो वेलोसिटी बढ़ाना ज़्यादा बेटर है मास के कंपेयर में। चलिए इजी है। एक छोटा सा रिलेशन और बताते हैं और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलते हैं। तो छोटा सा रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv² है। अगर मैं m का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और नीचे दोनों जगह, ऊपर भी m का करूँ और अपॉन में भी m का मल्टीप्लाई करूँ, तो इससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, अपॉन में तो 2m है, ऊपर हो जाएगा m × m, m का स्क्वायर और v का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं क्या?
एम वी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर लगा है तो ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर। एम वी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और हमको पता है P इज इक्वल टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, लेसन नंबर 5 में पढ़ा है हमने, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो मैं ये इसकी जगह क्या लिखूंगा? P। क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। ये अपॉन में जो 2m है बच्चों, ये 2m अपॉन का यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएं तो 2m इंटू में कौन है? काइनेटिक एनर्जी। ऊपर क्या बचा? 1 को नहीं लिखेंगे, एम वी मतलब P, और P का क्या लगा है यहाँ पर? स्क्वायर। तो मोमेंटम का स्क्वायर बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा? अंडर रूट 2m इंटू के इज इक्वल टू P का स्क्वायर। ये इन दोनों में एक छोटा सा रिलेशन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सा डेरिवेशन था, है ना, देख लीजिए आप लोग। काइनेटिक एनर्जी था, ऊपर m का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, एक m तो पहले था इसीलिए m का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको mv बनाना था, और mv क्या होता है? हमारा p होता है। m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये हो गया mv का होल स्क्वायर, mv बराबर p रखा, p और उसका स्क्वायर, ये 2m को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, 2m के स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट बन गया, सॉरी यहाँ से नहीं हटाया, मेरी गलती है, यहाँ से हट जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 2m के। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं हमारा मेन काम, जिसको कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी के कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं है बच्चों, जो एक क्वेश्चन मैंने बताया था वही था। सो बच्चों इस पर बहुत फोकस करना, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आता है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा काम आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा राइट भी करेंगे हम लोग, लिखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस से हम काम कर रहे हैं, ऑन अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो क्लास क्या देखा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं ऑन अ बॉडी, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो वो सारे वर्क डन क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्स लगते हैं, बॉडी के अंदर से भी कोई फोर्स लग रहा है, इंटरनल या बाहर से भी कोई फोर्स लग रहा है, वो सारे फोर्स क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे बच्चों। किसको चेंज करेंगे? उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। या सिंपल बात समझ लो कि जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये थ्योरम आ गई तो आपको सब कुछ आ जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, इसको हम करके देखते हैं, है ना। इसको हम लोग डेराइव करते हैं कि इसको कैसे डेराइव किया जा सकता है ना, इसका फॉर्मूला कैसे बन सकता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम क्या लेते हैं? डेरिवेशन कर रहे हैं इसका। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u, मूविंग विथ वेलोसिटी u, अगर वो इनिशियली शुरुआत में u वेलोसिटी से चल रहा है, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स F, अगर मैं उस पर F फोर्स लगाऊं तो क्या होगा?
कोई वर्क डन होगा, है ना, क्या होगा, कोई वर्क डन होगा। और फोर्स लगाने से दो काम हो सकते हैं, या तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, सिंपल सी बात है, उसकी वेलोसिटी चेंज तो होगी बच्चों। अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एंड इससे क्या हुआ, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, और उसकी वेलोसिटी जो है क्या बन गई है, v बन गई है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये हमको समझ में आ गया है, इजी लगा आपको। इसके बाद क्या करना है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, के फोर्स ने कितना काम किया, है ना। और अपन एक लाइन वो लिख लो, एंड इट्स मूव्स अ स्मॉल डिस्टेंस dx, और वो बॉडी कितनी डिस्टेंस चलती है, मान लो वो थोड़ी सी डिस्टेंस dx चलती है। भाई हमने बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेस हुई, कितनी डिस्प्लेस हुई, dx डिस्प्लेस हुई। तो जब मैंने बॉडी पर f फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, f फोर्स लगाया, और बॉडी dx से डिस्प्लेस हुई, कितना डिस्प्लेस हुई बच्चों, dx डिस्प्लेस हुई। ठीक है, dx डिस्प्लेसमेंट होने से क्या होगा, जो वर्क डन कर रहा हूँ वो हो जाएगा मेरा dw। मैंने dw वर्क डन किया, वर्क डन तो वही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने बॉडी पर f फोर्स लगाया, वो dx की डिस्टेंस चली, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने वही लिख दिया, dw इज इक्वल टू f इनटू dx। ये एक छोटा सा वर्क डन है, कितना है, थोड़ा सा वर्क डन है, जो हम कब करते हैं, थोड़े से काम के लिए। लेकिन बॉडी अगर पूरा एक फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करते हैं, हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्योंकि अगर मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उस बॉडी में कोई ना कोई एक्सीलरेशन तो हुआ होगा, तो हमने लिख लिया F बराबर क्या होता है, ma होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसके साथ ही हमको एक और वैल्यू पता है, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt। ये फॉर्मूले सब मैंने लेसन 3 में पढ़ाए हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। नहीं पता है तो लेसन 3 में जाके वीडियो देख लो, एक्सीलरेशन बराबर dv अपॉन dt होता है। ठीक है, dw इज इक्वल टू m तो यहीं रखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ नहीं यूज़ करते हुए मैं इन दोनों को लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, dx के अपॉन में कौन है, dt, और हमको एक और फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला मैंने आपको लेसन 3 में पढ़ाया हुआ है, तो मैं इन दोनों की जगह रख दूंगा v। तो अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m है, इन दोनों की जगह रखा मैंने v, और ये हो गया मेरा dv। चलिए अब मैं चाहूँ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों साइड का, इधर है वर्क डन का इंटीग्रेशन, यहाँ पर है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब जब देखो बच्चों, जहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना होता है वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, dw dv, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ऐसी चीज़ें चाहिए होती है। कौन बदल रहा है, देखिए जब आप फोर्स लगाओगे तो आपकी वेलोसिटी बदलेगी, तो हमने यहाँ पर dv देख लिया, कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, मतलब वर्क डन भी चेंज होगा, यानी dw भी बदलेगा। तो अब हम यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे dw का। वर्क डन, जब बॉडी पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो वर्क डन कितना था, 0, तो 0 वर्क डन से वर्क डन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, w वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फोर्सेस। इधर इंटीग्रेशन करूँगा तो देखिए mv में से मास तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो कि मूविंग है। तो m मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा v dv का। कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत में वेलोसिटी मेरी u थी, बाद में बन गई वो v, u से लेके v तक का इंटीग्रेशन। चलिए बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो मैं 1 मानता हूँ, और 1 का इंटीग्रेशन वही होता है जो यहाँ पर लिखा है, अगर w लिखा है तो w होगा।
लिमिट रख देते कहाँ से कहाँ तक, 0 से W तक, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट W। इंटीग्रेशन मैंने सिखा रखा है, अगर ये भी नहीं पता तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा आप लोग। M V का इंटीग्रेशन बच्चों होता है v²/2, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं x का डिफ्रेंशिएशन करूँ dx की टर्म में, यहाँ पर v है और dv है, बात एक ही है, x v, फॉर्मूला वही है। अगर x का डिफ्रेंशिएशन करूँ dx की टर्म में, तो यहाँ पर जो भी पावर होती है उसकी एक पावर बढ़ जाती है, फॉर्मूला यही कहता है। यहाँ जो भी है उसमें एक प्लस कर दो, यहाँ 1 पावर है, एक और प्लस करूँगा तो पावर हो जाएगी 2, और जो यहाँ पर 2 आता है वही अपॉन में लिख दूँ। तो v की पावर 1 थी, v का स्क्वायर किया, अपॉन में 2 लिखा, v²/2। और इसकी लिमिट रखेंगे कहाँ से, u से लेके v तक, u से लेके v तक। अब लिमिट रखेंगे बच्चों, ये 2b अपॉन में है ना, इसको बाहर निकाल दूंगा अभी। w लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ये वाली वैल्यू w की जगह रखा w, ठीक है, माइनस, अब w की जगह पे क्या रखेंगे 0, इसको लिमिट रखना कहते हैं। यहाँ पर m बाहर है ही पहले से, ये 2 का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। अब फिर से लिमिट, v की जगह एक बार v रखेंगे तो ये हो जाएगा v² फॉर्मूले का, माइनस, अब v की जगह क्या रखेंगे u, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पेज चेंज करना है बच्चों, इतना समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, हम काइनेटिक एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन कर रहे हैं। W-0 तो W होगा, m/2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो एक हो जाएगा m/2 v² माइनस m/2 u²। अब एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया था, मैंने सबसे पहले ये लिखा था इनिशियल वेलोसिटी, वो बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी। जब बॉडी शुरू में u वेलोसिटी से चल रही थी तो ये उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा लिखो, काइनेटिक एनर्जी और I शुरुआत में, उसके बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी थी, ke m। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ये अपॉन में 2 mv²। पहले वेलोसिटी v की जगह u थी, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैंने फोर्स लगाया, वेलोसिटी u से क्या बन गई, v बन गई, तो इसको मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब फाइनल में से अगर इनिशियल को माइनस करेंगे तो यही पता चलता है चेंज, यही पता चलता है चेंज को। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दोनों को क्या कर दें बच्चों, माइनस कर दें, तो इसी को कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हो गया, वर्क डन किसके बराबर आ गया, वर्क डन आ गया काइनेटिक एनर्जी के चेंज, इसको डेल्टा को कहते हैं चेंज, जो ही मैंने आपको थ्योरम में लिखवाया। क्या लिखवाया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होते हैं। हो गया क्लियर, आपने v वेलोसिटी u वेलोसिटी को v बनाया तो काइनेटिक एनर्जी बदल गई, सिंपल सी बात है। अगर बॉडी पहले u से चल रही है तो अब इसको मैं थोड़ा सा और समझा दूं आप लोगों को, डेरिवेशन तो हो गया है। देखिए सिंपली बात है बच्चों, पहले मेरी बॉडी u से चल रही थी, अगर मैं आपसे बोलूँ u से चलने वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला होता है 1/2 मास इंटू यू का स्क्वायर। ये शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी, मैंने इस बॉडी पर थोड़ा फोर्स लगाकर काम किया तो वेलोसिटी u से बन गई v। तो अब नई वाली काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, फॉर्मूला वही है 1/2 mv², पहले वेलोसिटी u थी अब वेलोसिटी v हो गई, तो ये नई वाली काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ लिखी है। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो वो पता चल जाएगा कि कितनी बदली है, u से v हुई वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बदली है, तो ये दोनों को माइनस करके निकाल लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया आपके वर्क डन के। यही हमने पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए क्लास, क्लास हम देखते हैं कि हम इसको पढ़ते हैं क्यों, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो बच्चों इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि आपको अगर वर्क डन का फॉर्मूला पता हो तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया वो डिस्प्लेसमेंट, तो फिर मैं कैसे वर्क डन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया है कि मुझे सिर्फ फोर्स की वैल्यू पता है और मुझे पता ही नहीं है कि कितना वर्क डन, या मुझे फोर्स भी नहीं पता है, चलो छोड़ो फोर्स भी नहीं पता है, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो आप कैसे काम करोगे, आप वर्क डन कैसे निकालोगे।
तो तब यूज आता है ये, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के वर्क डन जो किया वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है। चलिए एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं। सपोज क्वेश्चन लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, मास है 2 kg, 2 kg मास का, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मास, इनिशियली एट रेस्ट, चलो अपन मान लेते हैं कि इनिशियली कहाँ पर है, इनिशियली एट रेस्ट, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, जब मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, है ना, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। फाइंड वर्क डन, तो वर्क डन फाइंड कीजिए। दिमाग घुमा थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि भाई वर्क डन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे वर्क डन निकालेंगे। हमको सिर्फ इतना बताया, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, ना तो फोर्स बताया ना ही वो कितनी दूर गया, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। तब हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वाला या वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि वर्क डन क्या बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब मैंने क्या समझा था, चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब लास्ट में। तो भाई लास्ट में अगर कोई बॉडी की, जनरली हम लोग यही मानते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है और फाइनल कितनी होती है v, तो हम क्या लिखते हैं 1/2 mv² क्या होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल क्या होती है 1/2 mu² होती है। यही मैंने यहाँ पर भी लिखा था अगर आपको याद हो तो, 1/2 mu² इनिशियल और ये वाली फाइनल। इनिशियल सॉरी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो तो वो हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वही हम यहाँ यूज़ करेंगे कि पहले बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, इतनी, मैंने फोर्स लगाया, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, दोनों का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके बराबर होता है, हमारे वर्क डन के। हमको ये वैल्यू पता है, सब पता है, हमने लिखा 1/2 m कितना है 2 kg, वेलोसिटी जब मैंने फोर्स लगाया, ऑन अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ये होता है हमारा v, और इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में कितनी थी, रेस्ट में थी, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी बच्चों u होती है, और इनिशियली जब वो रेस्ट में होता है तो रेस्ट की वेलोसिटी को 0 मानते हैं, तो u को 0 रखूंगा, v हमारा 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 माइनस 1/2 m, तो वही रहेगा 2, लेकिन u 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0, यानी ये पूरी वैल्यू मेरी हो गई 0। 0 को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये टर्म मैंने यहाँ से हटा दी है। हमारा आंसर क्या आएगा, 2 का 2 से कैंसिलिंग, 4 4 जा 16 जूल का वर्क डन हमको करना पड़ेगा। इजी लगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हमने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिया, ना ही हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी, और हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन फाइंड कर लिया। तो ये इसका यूज है बच्चों। अब आपको वर्क डन निकालना है, ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो भी हमारा काम हो गया काइनेटिक एनर्जी वाली थ्योरम से, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज, इस ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है हमारा वर्क डन। क्लास कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक ग्राफ दिया है आपको बच्चों, एक ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस पर वेलोसिटी है, इस पर टाइम है। वो ग्राफ कुछ ऐसा है, 0 से 10 सेकेंड, और यहाँ पर भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर यूनिट है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, देखो क्वेश्चन ऐसा समझ में, इस ग्राफ को देख के समझ में आता है कि जब टाइम 0 था, मतलब जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया, इससे क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, सॉरी मतलब वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे क्या हो रही, देखो वेलोसिटी
ये लाइन जो नीचे आ रही है इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। एक टाइम पर आकर वेलोसिटी कितनी हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई। और वो टाइम कितना है, 10 सेकेंड पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो यहाँ हमको क्या दिया है, बॉडी का मास क्या है, मास ऑफ बॉडी m। अगर m मास की बॉडी और हमको इस ग्राफ से वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, हमने कुछ फोर्स लगाया, क्या लगाया, हमने कुछ फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद जीरो हो गई। शुरू में वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रही थी, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हमको निकालना है कितना काम वो किया, है ना, कितना वर्क डन किया। सेम है सिचुएशन, देखो v जब स्टार्ट हुई, टाइम जब जीरो है, टाइम जीरो है तो वेलोसिटी 10 है, तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। बॉडी का मास कितना है, m है, ठीक है। m को मान लो मैं 5 kg मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 5 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर वर्क डन कैसे निकलेगा, तो भाई वर्क डन तो वही होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ वेलोसिटी 10 थी स्टार्टिंग में, बाद में जीरो हो गई। 1/2 m को m ही रहने दो, रख के क्या करोगे, v तो जीरो है, v की जगह रखा 0 × 0, तो ये वाला आंसर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो रखा। माइनस 1/2 m u², u कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, सॉरी मास मैंने माना है 5 तो मैंने यहाँ रख दिया 5, ये जीरो, ये फॉर्मूले का माइनस 1/2, ये है 5, 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 से कट किया इसको, 5 बार गया, और 0 का 0 यानी 50 का मल्टीप्लाई 5 से, तो माइनस 250 जूल वर्क डन हुआ। नेगेटिव वर्क डन क्या बताता है बच्चों, नेगेटिव वर्क डन बताता है कि स्पीड ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा थी, फिर हमने फोर्स लगाया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब वर्क डन माइनस होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। यही हमारा काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फिर भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से। क्लियर हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे।